वेलकम टू लर्नर्स। पहले क्लास 9th में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे और हमने 3 कवानीन सीखे थे। 4 का तारुफ हुआ था एक्चुअली, एक पहले कानून का तारुफ हुआ लेकिन हमने उसको नहीं सीखा, उसको हम आखिर में सीखेंगे। पहला कानून जो हमने सीखा वो था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स, फिर हमने सीखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक और लॉ है 5वां, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। आपकी किताबों में इस तरह नहीं दिया गया है और मैं इसकी टर्म्स को भी उस तरह बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसको मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है। होता क्या है कि दो नंबर्स हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, जितना आसान हो सके उतना अच्छा होगा। अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है, इसके अंदर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट का लॉ भी साथ साथ अप्लाई हो रहा है। इसमें 2 टर्म्स हैं जो कि क्वोशिएंट की फॉर्म में दी गई, डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको इंटरनली सिंप्लीफाई करूँ, सिंपल कर दूँ, तो इसका जवाब क्या आएगा? ये बड़ा जरूरी होगा कि हम चेक कर लें। 2 की पावर 5 का मतलब है 32 और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। 8 4 is 32, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड द रिजल्ट विल बी 16। अगर नंबर्स हों तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉज अप्लाई करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? ये तो सिंपल मैथ्स हो गया, अरिथमेटिक के लॉज से। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम पहले ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई करें, उसे सिंप्लीफाई कर लें और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ना जाएं, इसको ना अप्लाई करें। अगर ये डिवाइड हो सकते हैं, सेम बेस है, तो फिर तो आप कोई इस लॉ की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। आप आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे कि ये पॉसिबल है। तो मैं उस तरह भी करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये क्योंकि बेस सेम है 2, तो ये एक्सपोनेंट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे, होगा 2 की पावर 5 माइनस 3, ये बन जाएगा 2 की पावर 2। और फिर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देंगे। पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस विल बी 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है? 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 ही बनेगा। फिर हम चेक करना चाहेंगे कि इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी तक मैंने इस लॉ को अप्लाई नहीं किया, अब मैं इस लॉ को अप्लाई करने जा रहा हूं, तो क्या होगा? ये उस सूरत में हमारे लिए कंपलसरी हो जाएगा इस्तेमाल करना कि अगर हम इनको इंटरनली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर दोनों का बेस सेम ना हो, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट कर लें कि इस एक्सपोनेंट को जो इस पूरे ब्रैकेट पर है, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है लॉ। 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो ये पावर 2 जो यहाँ थी ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म्स पे। अब वो टर्म्स चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, जो भी हो रही हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब ये क्या बनेगा? 2 की पावर 10, ये बन जाएगा 2 की पावर 6। अब हम इस पे लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 की पावर 10 माइनस 6 which will give you 2 raised to the power 4. This is the same thing as this one. ये सेम चीज आ गई और इसका मतलब ये 16 आ जाएगा। ये है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तमाम
एक्सपोनेंट्स पे जो कि ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट करते थे। यहाँ डिवाइड हो रहा है और अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रही हो टर्म्स तो भी इसी तरह से लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाएगा। उसकी भी एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 2। अब हम मजबूर हैं, देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनलेस कि हम पहले एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के भी कुछ कवानीन होते हैं, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा कि मल्टीप्लाई हम कैसे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ये जो नंबर्स हैं देखिए, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, इसका एक्सपोनेंट 5 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, ना इनके बेस सेम है ना इनके एक्सपोनेंट सेम है। तो इस सूरत में हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऑल्दो ये नंबर्स है। क्या करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो लिहाजा ना सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों एक्सपोनेंट्स के ऊपर। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल उठता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त क्या होती है। हम जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो होती कैसे, ये बिल्कुल इससे एक अलग बात है। मैं इसको एंड के लिए उठा के रख रहा हूँ, मैं इसको 2 मिनट के लिए इसका डिस्कशन जरूर करूंगा कि जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वो किस तरह से होती है। इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे x³ y4 z² इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आपको दी जाए और आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए कि ना x, y, z तीनों बेसिस डिफरेंट हैं, तो लिहाजा इस इंटरनली तो कोई भी लॉ इसमें अप्लाई नहीं हो सकता एक्सपोनेंट्स, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के जितने भी लॉज हमने देखे हैं उनके लिए बेस सेम होना चाहिए, बेस तीनों डिफरेंट है। लिहाजा अंदर तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है ब्रैकेट में, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाती है कि हम इस एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जितनी भी एक्सपोनेंट्स अंदर हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये एक्सपोनेंट 5 इन तीनों एक्सपोनेंट के साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या सिचुएशन होगी, x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, y की पावर 4 और ये डिनोमिनेटर में z की पावर 2। सो रिजल्ट क्या होगा, x की पावर 15, 3 5 15, y की पावर 20 और z की पावर 10। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने एक्सपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा और जो एक्सपोनेंट के ऊपर होता है वो अंदर के तमाम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से ये जो 5वां लॉ हम देख रहे हैं ये एक्चुअली चौथे लॉ की ही एक एक्सटेंशन है। चौथा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ही हो रही है, लेकिन एक के साथ में ये जो ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट है ये तमाम एक्सपोनेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस इज द फिफ्थ एंड द फाइनल लॉ। पहला लॉ मैंने अभी भी रोका हुआ है और वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं उसमें वो करते कैसे हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जो कि हम करते तो आए हैं, सबको करनी भी आती है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। किस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल जो क्लास 2 में सीखी होगी आपने। 3 में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, या 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25, जो कि 5 स्क्वायर भी बन सकता है। ये कैसे हो रही है और ये कब मुमकिन नहीं होगी कि सिंपल नंबर दिए जाए और आप मल्टीप्लाई ना कर सकें। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन के
तीन तरीके होते हैं। और पहला है सेम एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट सेम होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस सूरत में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बेसिस। ये पहला तरीका है जो कि हम बिल्कुल बेसिकली हमने क्लास प्राइमरी में सीखा। क्या था, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना चाह रहे हैं, करेंगे क्या आप? तो इसमें 2 का एक्सपोनेंट 1, 3 का एक्सपोनेंट 1, तो इनके एक्सपोनेंट सेम है, सेम एक्सपोनेंट। तो अब आप क्या करेंगे, आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स 3 इज 6, और 6 का एक्सपोनेंट क्या होगा, वो भी 1। तो ये पहला तरीका है जो हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में सीखा है कि जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो हम नंबर्स या बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मुमकिन है, x को y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लेकिन 2 को 3 से कर सकते तो हमने कर दिया। दूसरा तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का जब आपके पास सेम बेस हो जाए। अगर बेसिस सेम हो जाते हैं तो फिर हम करते क्या है, ऐड कर देते हैं एक्सपोनेंट्स को। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही मिसाल ले रहा हूं। सपोज के 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, बेस सेम है। अगर बेस सेम होते तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, फिर हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, जो हमने लॉ भी पढ़ा है। तो इसका जवाब क्या आएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 एंड दैट इज 2 की पावर 8। ये मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये दो पॉसिबल मेथड्स हैं जिसमें या तो आपके बेस सेम होंगे या आपके एक्सपोनेंट सेम होंगे, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सेम एक्सपोनेंट्स होंगे तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सेम बेस होंगे तो आप फिर एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तीसरी शक्ल क्या पॉसिबल है कि अगर दोनों में कोई भी चीज सेम ना हो तो याद रखिए कि फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। ये भी बताऊं आपको कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होने के बावजूद आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे थर्ड पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ना सेम बेस है ना सेम एक्सपोनेंट है, तो फिर क्या होगा, सपोज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। अब इसमें बेस भी डिफरेंट है, एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है, ना इस पे पहला तरीका अप्लाई होगा ना इस पे दूसरा तरीका अप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये इस शक्ल में सॉल्व नहीं किया जा सकता। Although they are all numbers, simple numbers हैं, क्योंकि ना इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो हम क्लास 3 में सीख रहे हैं वो भी अप्लाई होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो काम कर सकते हैं, या तो इसके एक्सपोनेंट को सेम बनाइए या इसके बेस को सेम बनाइए। बेस को सेम बनाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसके एक्सपोनेंट को सेम बनाना चाहूं तो शायद ये पॉसिबल हो। जैसे कि 3 स्क्वायर तो ये बन जाएगा 9, और इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 1। 2 क्यूब तो ये क्या बन जाएगा 8, और इसका एक्सपोनेंट हो गया 1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, कि एक्सपोनेंट हमने सेम बना लिए। इस शक्ल में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब हो सकता है ये इसका आंसर आ जाएगा 72 और इसका एक्सपोनेंट भी 1। तो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो सेम बेस हो या सेम एक्सपोनेंट हो। तो ये एक चीज जिसका ताल्लुक बेसिकली इंडाइसिस के साथ नहीं है, लेकिन हमें उनके सोचने की आदत नहीं है, हम गौर नहीं करते हैं, हम हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेकर मल्टीप्लाई करना हमें आ गया है, हम इसी को खुश हो जाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ उस लॉ पे जिसको कि मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था, और मैंने कहा था इसको सबसे आखिर में हम देखेंगे। जीरो एक्सपोनेंट। अगर कहीं जीरो एक्सपोनेंट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी। देखिए, हमने फ्रैक्शंस की टाइप सीखी थी, तो उस वक्त हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, और हमने देखा था
एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर, जैसे कि 5/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा भी देखा था जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, और ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, 1 के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिएगा, अगर कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है, सपोज 5 और उसकी पावर है 0, याद रखिएगा, फिर दोहरा रहा हूं, अगर खाली कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसकी एक्सपोनेंट 1 होती है, 0 नहीं होती है। जब तक कि 0 दिया ना जाए उसे आप 0 नहीं समझेंगे। 0 तभी समझेंगे जब 0 लिख कर दिया गया है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 है। लेकिन यहाँ पे चूंकि 0 लिख कर दिया गया है तो हम इसे अब 0 मानेंगे। सवाल ये कि इसका जवाब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसका एक सिंपल सा उसूल है, एक ही, वो क्या है, तो कोई भी नंबर है, मैं उसको n ले लूं और उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो दिस इज द लॉ। 0 एक्सपोनेंट है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। n मीन एनी नंबर, बल्कि मैं कहूंगा एनीथिंग, कुछ भी है तो वो 1 के बराबर होगा। अगर 5 की पावर हमने 0 कर दी तो क्या जवाब आएगा, 1। सवाल उठता है कैसे आएगा, ये 1 कैसे बनता है। ये 5 के लिए नहीं है, किसी भी चीज की पावर, अगर x की पावर 0 कर दी जाए क्या बन जाएगा, 1। किसी बहुत बड़े नंबर को ले लिया जाए, इसकी पावर 0 कर दी जाए, जवाब क्या आएगा, 1। कुछ भी नंबर ले लिया जाए, चाहे आप मिलियंस में ले लीजिए वैल्यू, लेकिन अगर इसकी पावर 0 है तो क्या बनेगा, ये कानून है। तो ये कानून आया कैसे, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात हम जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5/5, तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है। ये कैसे 1 आती है, देखिए मैं इस साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ 5 की पावर क्या है, 1, यहाँ भी 5 की पावर है 1। हम इस पे डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्या होगा, 5 की पावर यहाँ पे, ये 1 ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5 की पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 ऐसे ही चल रहा है। 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। जैसे 5/5 1 है, इसी तरह 5 की पावर 0 भी 1 है। ये एक प्रूफ हो गया कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 के बराबर। लेकिन मैथ्स में कुछ ऐसे अजीब अजीब सवाल भी हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि उस पर हम क्या जवाब लिखेंगे। मैथ्स में कभी कभी ऐसा भी होता है, ये इनका जो बातें मैं बता रहा हूँ इनका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है, लोग सोच सकते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है, और अगर 0 की पावर 0 हो जाए तो क्या होगा, क्या हम सोचते हैं इस बारे में। तो ये चीज क्या होगी, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये ही इसका जवाब है। 0 की पावर 0 एक क्वेश्चन मार्क है मैथ्स में, ये किसी को नहीं मालूम कि इसकी कीमत क्या होगी। मैथ्स में यही नहीं, ऐसे कुछ और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम आइडेंटिटीज कह सकते हैं, जिसकी कीमत मालूम नहीं है। इसको मैथ्स की जबान में हम कहते हैं अनडिटर्मिनेट। फिर इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसकी कीमत कभी मालूम नहीं हो सकेगी मैथ्स के तरीकों से। तो 0 की पावर 0 अनडिटर्मिनेट है। मैथ्स में कुछ चीजें होती हैं जिनको कि हम अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिटर्मिनेट का मतलब ये कि ये मालूम ही नहीं हो सकता कि ये क्या है। अनडिफाइंड का मतलब ये कि वो एग्जिस्ट तो कर सकता है लेकिन मैथ्स में डिफाइन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं 5/0, हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। तो यहाँ पे
किताबें कहती हैं कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी क्या चीज है? वो हद है जो मैथ से बाहर है। ये वो नंबर है जो मैथ्स में डिस्कस नहीं होता। इसको हम कहते हैं ये अनडिफाइंड है। एक वर्ड तो मौजूद है, एक आंसर तो हमारे पास है इन्फिनिटी, जिसके बारे में कहते हैं बहुत बड़ा नंबर। सवाल उठता है कितना बड़ा नंबर, उसकी वैल्यू क्या होगी? मैथ तो वैल्यू पे चलता है, और उसकी वैल्यू चूंकि मालूम नहीं है तो हम इसको अनडिफाइंड कहते हैं। लेकिन ये चीज अनडिटर्मिनेट है। अनडिटर्मिनेट जिसकी वैल्यू मालूम है, इसका हमें कुछ नहीं पता कि इसकी वैल्यू 0 है, 0 से छोटी है, 1 से छोटी है, 1 से बड़ी है, या बहुत बड़ी है, नहीं मालूम। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम कहें कि 0/0 की वैल्यू क्या होगी। ये वही चीज है 0/0। अगेन दिस इज अनडिटर्मिनेट, ये सेम चीज है। जीरो की पावर 0, 0/0 अनडिटर्मिनेट। इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या है, लेकिन इसके बारे में हमें एक आइडिया है कि ये बहुत बड़ा नंबर होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कितनी होगी वो मालूम नहीं है, वो हम मालूम नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है। तो मैथ्स में कुछ चीजें अनडिटर्मिनेट है और कुछ चीजें अनडिफाइंड है, जैसे कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 0 को अगर हम किसी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड नहीं है। 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आ सकता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0 को आप किसी नंबर पर डिवाइड करें नॉन जीरो पर तो जवाब आएगा 0, लेकिन 0 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो वो अनडिटर्मिनेट हो जाएगा, नहीं मालूम वो क्या होगा। 0 की पावर 0 करेंगे वो भी अनडिटर्मिनेट, लेकिन किसी नंबर को अगर 0 पर डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।